नई काबीना आ गई है और अभी तो मुख्तसर 19 रुकनी। हाँ, अभी तो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ्स ये 19 रुकनी है, लेकिन मुख्तसर लग रही है। होपफुली इससे ज्यादा एक्सपैंड ना हो। नहीं, बट यू डू नो कि होपफुली क्या होती है, होगी, हमेशा ही हो जाती है। बट चलिए, अभी तो ये शुरुआत है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले मरहले में अपनी 19 रुकनी काबीना ले आए हैं। एक बार फिर ज्यादा अपने पुराने साथियों पर भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिवाय 2-4 नामों के जो कि नए हैं, जैसे कि मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब को मुल्क का नया वज़ीर ख़ारजा और महसूलात बनाया गया है। बिल्कुल, वो हुए इसहाक डार जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किए गए हैं। प्लीज़ जॉग माई मेमोरी, इसहाक डार साहब पहले कभी वज़ीर ख़ारजा नहीं थे ना। वही मैं कहूँ कि ये बड़ा डिफरेंट एक पोर्टफोलियो जो है उनको दिया गया है। पहले उनको इस रोल में नहीं देखा। वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी के सपोर्ट किया गया है, वी नो दैट। और वज़ारत दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि पहले भी उनके पास ये वज़ारत थी। तो ये ज़रा रिपीट केस है। इधर एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्कियात की अहम वज़ारत दी गई है। और ये भी पहले एक्चुअली एहसन इकबाल साहब की भी पहले यही बिल्कुल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ही था। और वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब के सुपुर्द की गई है। आज़म नज़ीर तारड़ को कानून और इंसाफ की वज़ारत मिल गई है। और एक और डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि भाई अडियाला जेल में बाय द वे अब 2 अप्रैल तक, गालिबन 2 अप्रैल ही ना, या 2 हफ्ते तक खैर कोई मिल नहीं सकेगा। बानी चेयरमैन PTI से, और वो कह रहे हैं वो इसका सारा इल्ज़ाम नए वज़ीर दाखिला पे लगा रहे हैं। कोई नहीं मिल सकेगा क्या मतलब? हाँ, आज़म कारकुन और दीगर जो लीडर टीम वगैरह है और उनकी फैमिली भी ऑफ कोर्स MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत मिली है। अब्दुल अलीम खान जो है वो निजकारी की वज़ारत संभालेंगे। खालिद भाई यार इसे सीरियसली लीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। और IT किसको बांटी है इस दफा? IT बट गई मतलब आपको पता ही है, वरना वहाँ से तो कोई जवाब भी नहीं आते। साहिबा को IT का वज़ीर मुमलिकत बनाया गया है। ठीक है, वो शी इज़ अ वेरी डिटरमिन्ड वर्कर और वो बड़ा ज़बरदस्त काम भी करती हैं। सो आई हैव होप कि इंशाल्लाह वो सही बंदे को दी गई है मिनिस्ट्री। आता है आपको पता ही है, अमरीकी जरीदा है ब्लूम्सबर्ग, और इस पर हम बड़ा रिलाई करते हैं। अब अपनी मनपसंद बातें जब हों लोगों के लिए, मुख्तलिफ सियासी जमातों की सभी की बात करेंगे तो ब्लूमबर्ग का रेफरेंस ले आते हैं। कभी नहीं पसंद आता तो कहते हैं ये ठीक नहीं है। सो उनके मुताबिक पाकिस्तान ने मोहम्मद औरंगजेब साहब को वज़ीर खजाना और रेवेन्यू लगा के बड़ा मुस्बत फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। उनका माजी भी बताया गया है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने, यानी कि टैक्स बेस वसी करने के लिए रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। वैसे कैन आई जस्ट पुट इट इन कि एक तो वो करियर बैंकर है, तो ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, नंबर 1। पाकिस्तान हैज नेवर हैड सक्सेसफul career bankers as finance ministers। अब ना जाए ना इतनी उसमें, तो वैसे पहले भी हो चुके हैं इस किस्म के, लेकिन एंड ही इज नॉट अ पॉलिटिकल यू नो पॉलिटिकल पर्सन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एटलीस्ट इनकी एसोसिएशन किसी पार्टी के साथ कभी नहीं रही। और खास तौर पे अगर नून की हम बात कर रहे हैं तो नून के साथ नहीं रही, विच इज ऑल्सो ए फर्स्ट बाय द वे, वरना ये इतनी अहम पोस्ट है, हमें पता ही है कि ज्यादातर ये कहाँ होती थी। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हम रिटेलर्स पर तो नहीं लगाएंगे, रिटेलर्स भी अपना बड़ा मुश्किल से गुजारा करते हैं, जो कि सर्टनली करते हैं। जो छोटा दुकानदार है वो तो गरीब ही है इस मुल्क में, एक्सेप्ट अ फ्यू बिग रिटेलर्स। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको नजर आते हैं वो कहते हैं जी हम होल सेलर्स पर ये टैक्स वगैरह आयद करेंगे। सो लेट्स सी, टैक्स तो बाय द वे एक्सक्यूज मी हर किसी को देना है, मतलब इसमें तो दो राय नहीं हो सकती ना। जो जितना कमा रहा है उसके हिसाब से उसको टैक्स तो देना ही है। शख्स ही इस मुल्क में टैक्स दे रहा है, और जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, वो कम टैक्स देगा। मतलब ये तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक और भी बात हुई है, वो ये हुई है कि रमजान शुरू होते ही हमारी भाई कौम, हमारी सरिश्ते नेचर है ना कि हम मुनाफाखोरी पे बिलीव करते हैं, चाहे वो रमज़ान हो, कोरोना वगैरह वगैरह। सो हमने रमज़ान आते ही कीमतें बढ़ा देनी होती हैं। सो ये इस बारे में कहा है कि भाई ये हमारा पहला इम्तिहान है और अशिया की कीमतें अगर नाजायज़ बढ़ाई गई तो फिर तो नहीं छोड़ेंगे हम। लेट्स सी वो किस तरह करते हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का भी कुछ कहना था ऑन इकोनॉमी, ज़रा इस पे भी हम। वफाकी हुकूमत के बजट में कुल महासिल 7,000 अरब रुपए हैं और कर्ज़ों की अदायगी में ही 7500 अरब से ज़्यादा पैसे दरकार हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मज़ीद कर्ज़ा लेने की ज़रूरत है। ओके, ये आपने सुन लिया, ये हैं इरादे, ये होना है।
सवाल सबसे बड़ा ये है कि चेहरे जब अगर वही हम काबीना में देख रहे हैं, और अभी हम महदूद काबीना है, वैसे ये 19 लोग हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ रिपीट फेसेस। अब रिपीट्स अगर होंगे तो एक्सपेक्टेशन उनसे क्या रखी जाए, क्योंकि वो तो एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट अभी करके गए हैं, क्या उन्होंने कुछ सीख लिया होगा, क्या बेहतरी हम देखने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और हमें ज्वाइन किया महमल सरफराज ने। महमल हमारे साथ हैं जी। महमल, क्या हाल है आपका? रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत। महमल, पहले रोजे के दोपहर को ही हमने आपको कहा जरा बिजी कर देना, रोजा भी अच्छा गुजर जाता है। जी महमल जी, यहीं से शुरू करते हैं। ये सवाल पूछ लेते हैं ना। नहीं, ये वाला नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। अब अब्दुल्ला पूछेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब सैलरी क्लास की बात आती है ना, तो चाहे आदमी 50,000 कमा रहा हो, 60,000 कमा रहा हो, 70,000 कमा रहा हो, किराए का घर भी है, बच्चों की फीस भी देनी है, सब कुछ है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ता है। जब दुकानदारों की बात होती है तो फिर वज़ीर आज़म साहब का ये कह देना कि वो तो रिटेलर्स तो बड़े बेचारे होते हैं और होल सेलर्स पर हम टैक्स लगाएंगे सिर्फ। ये इनको एहसास नहीं है कि वो जो तनख्वाहदार तबका है वो भी बेचारा है। नहीं अब्दुल्ला, देखिए ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये IMF और दूसरे भी जो हैं जब वो बात करते हैं कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, जब आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट से ही बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखिए कुछ टैक्सेस तो इनको लगाने पड़ेंगे लाजमी इस वक्त, यानी कि इसमें नो इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकता। मसला ये है कि ये PMLN का हमने पहले भी देखा है कि रिटेलर्स पे थोड़ा सा भी टैक्स लगा था तो वो ट्वीट आ गई थी कि प्लीज लुक इनटू दिस मिफ्ता, और इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, क्योंकि इनका वोट बैंक एक रिटेलर्स का है। लेकिन अब इनको ये नहीं सोचना होगा, क्योंकि आपने अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, आपने IMF के प्रोग्राम में भी जाना है, तो आपने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है, और रेवेन्यू बढ़ाना है टैक्स से। आपने सैलरीड क्लास की बात की, ये तो सबसे इजी टारगेट है ना, कि सैलरीड क्लास का तो पता है उनका तो फिर उधर कट ही जाता है, एट सोर्स कट जाता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, मतलब आप ये देखें कि एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगाते, जिस तरीके जो बड़े लैंडलॉर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्मॉल फार्मर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ असेंबलियों में बैठे हुए हैं, वो आप ही के साथी हैं, वो आप ही की पॉलिटिकल पार्टीज में, वो आप ही के सपोर्टर्स हैं, आप बड़े लैंडलॉर्ड्स को नहीं लगाते, जो कि जिनकी आमदन करोड़ों में होती है और वो कोई टैक्स नहीं देते, यानी कि मैं और आप उनसे ज्यादा टैक्स दे रहे होते हैं, उनकी आमदन हालांकि हमसे कई गुना ज्यादा होती है। फिर आप देख लें कि रियल एस्टेट वाले, यानी जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं या रियल एस्टेट के, उनके ऊपर नहीं लगाते ये टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का मैं आपको ये एग्जांपल देती रहूं कि इंडिया के अंदर एक छोटा सा शहर जो पुणे है, कुछ साल पहले तक ये था कि उनका टैक्स पूरे सिंध से ज्यादा था, प्रॉपर्टी टैक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो आप ये देखिए कि जब इस तरह की चीजें होती हैं कि छोटे शहरों की आपके सूबों से ज्यादा अगर टैक्स कलेक्शन हो प्रॉपर्टी की, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं तो ये चीज नहीं लगा रहे, इसलिए आपको प्रॉपरली प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाना है, और फिर ये रिटेलर्स और ये दूसरे टैक्सेस भी लगाने। तो ये तो लाजमी करनी है अब्दुल्ला चीजें, मेरे ख्याल में। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो रिटेलर्स पे नहीं लगाएंगे और होलसेलर्स पे, लेकिन मेरे ख्याल में एक और बात, क्योंकि अब ये क्या कहेंगे, ये जो ईज दी जाती है रिटेलर्स को कह दें या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लैंड ओनर्स को, वट एवर इट इज, अब ये बातें एक्सपोज हो चुकी हैं, अब ये ढकी छुपी नहीं है। इनफैक्ट इदारे, IMF टाइप इदारों को भी पता है कि इधर क्या हो रहा है, तो उनकी डिमांड में भी ये आता है कि आप ये चीज़ें करें। आपको लगता है कि वो भी ये डिमांड्स अपनी जो भी नेगोशिएशंस अभी होंगी कि एवरीबडी नीड्स टू बी टैक्स्ड, मतलब किसी को आप कोई लीवे नहीं दे सकते कि वो निकल जाए इसमें से? नहीं हुआ, बिल्कुल ये चीज़ मेरे ख्याल में होगी भी, क्योंकि पहले भी हम इसके बारे में जो है IMF की इस तरह की कंडीशन और वो चीज़ें देख चुके हैं। असल चीज़ जो मुझे ये लगा कि, और बहुत सारे लोगों को भी ये चीज़ है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर इस बार ये लेकर ही इसलिए औरंगजेब साहब को आए हैं कि ताकि एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन ना हो जब वो इस तरह के अनपॉपुलर, हम उनको अनपॉपुलर वैसे कहते हैं लेकिन असल में ज़रूरी इकदाम हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए करने ही हैं, जैसा कि आपने टैक्स बढ़ाना है, जैसा कि आपने अगर कहीं सब्सिडी खत्म करनी है, जैसा कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जिनको हम कहते हैं ये बड़ी अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, और जी कोई पॉलिटिकल पर्सन जो है यानी पॉलिटिशियन जो है वो शायद इसका बोझ नहीं उठा सकेगा, तो इसलिए अगर वो एक टेक्नोक्रेट को लेकर आए हैं तो वो ये वाली डिसीजंस तो लेंगे, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अरसा हो गया है कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं लेकिन हम असल में रिफॉर्म्स करते नहीं। अच्छा महमल, एंड फाइनली वी नो दैट यू आर आल्सो इन अ हरी, जल्दी से ये बता दें जिससे जो हम पहले बात कर रहे थे कि कुछ चेहरों का हम बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट आप समझे दे रहे हैं, आई मीन वो तो हम वजीर आजम के बारे में भी यही कह सकते हैं, लेकिन शुड वी एक्सपेक्ट चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस?
सेकंड टाइम हुमा मुझे एक चीज तो जो है जिसका बहुत अफसोस हुआ वो ये कि आपने 19 मेंबर, ठीक है छोटी कैबिनेट है, लेकिन इस कैबिनेट के अंदर एक खातून, एक औरत है। मतलब कि इतना स्ट्रगल है खवातीन का, लेकिन उसके बावजूद आप बेसिकली किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ द मेन बाय द मेन फॉर द मेन। तो मतलब आपने खवातीन की जगह ही नहीं बनाई। ये कैसे हो सकता है कि वहां पर मजीद खवातीन नहीं हो सकती थी? और हमने देखा कि हमारी खवातीन काम भी बहुत अच्छा हार्डवर्क भी करती है। जो आपने नए चेहरे तो खैर चंद ही हैं, लेकिन जिस तरह डार साहब जो है वो इंटरेस्टिंग है कि वो नए रोल में है। और उसके ऊपर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि उनका एक जिस तरह उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनकी एक ये है थोड़ी सी अब जो उनको चेंज लानी पड़ेगी वो ये कि he'll have to exercise more patience and diplomacy, क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप पे काम करना है, तो उसके अंदर वो चीज़ें जो पॉपुलिज्म और वो वाली चीज़ें नहीं हो सकती। उसके अलावा एनर्जी में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, जिनका एक पुराना भी इसके अंदर उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो उससे वाबस्तगी रही है। उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं क्योंकि गर्दिशी कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5000 अरब है, तो उसको किस तरह कम करना है, बिजली के प्राइसेस कैसे कम करनी है। और फिर इंटीरियर सबसे इंटरेस्टिंग है, नए लेकिन एक केयर टेकर से कंटिन्यूएशन एक तरह से, मतलब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, और वो आए हैं इंटीरियर में। और इंटीरियर के बारे में यही कहा जा सकता है और यही कहा जाता है कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत क्लोजली आपको काम करना होता है, तो क्योंकि नकवी साहब की जो है एस्टैब्लिशमेंट से अच्छी है सलाम दुआ, तो वो फिर इस मिनिस्ट्री में फिर सबसे नकवी साहब की बात हो रही है। और बहुत शुक्रिया आपका मेमल, थैंक यू। और खारिजा मुझे इसहाक डार साहब को दी गई है। क्या इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ जब भी आते हैं हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की उनकी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में हों या उससे बाद वाला जो उनका टेन्योर था। लेकिन अब जिस तरह से एक एक्सट्रीमिस्ट रुझान हमें भारत में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स नज़र आ रहा है, क्या इस पॉलिसी को इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट एज एन PMLN लेड गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी? क्या उसका कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? क्या उससे हम कुछ हासिल कर सकेंगे? क्योंकि हमारी जो मौशी हालत है और हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या उस वक्त ऐसे वक्त में ये पॉलिसी सही भी है या नहीं? लेकिन और स्टीयरिंग व्हील पे बैठे होंगे इसहाक डार साहब, हाँ, क्लोज एलाय ऑफ मियां नवाज शरीफ। यस, क्लोज एलाय एंड एज फॉरेन मिनिस्टर, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेन टू बी सीन, यू नेवर नो, कोई बहुत बेहतरी भी आ सकती है। और शायद हुकूमती चैलेंजेस की बात करेंगे और माशी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, बिलाखिर नई काबीना आ गई है, खजाना की अहम तरीन वजारत मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले, रेवेन्यू भी वही देखेंगे। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से जब भी लोग आते हैं, जब आए हैं माजी में, एक मखसूस उनकी डायरेक्शन होती है या पैटर्न होता है, उसी की तरफ वो चलते हैं। आपको लगता है कि फौरी चैलेंज मोहम्मद औरंगजेब साहब के लिए जो हैं उनमें वो कुछ मुख्तलिफ करेंगे या उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी, और क्या है उनके लिए फौरी चैलेंजेस क्या नजर आ रहे हैं? जी, तवक्कुआत के बरक्स आई थिंक एक प्रोमिनेंट बैंकर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पोजीशन पर आए हैं, मगर जो डार साहब की जो पेशन गोई की जा रही थी उससे लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन से, उसके मुकाबले में तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चॉइस है। मगर आपने जो कहा कि अगर बैंकर होना क्या है या इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, तो इसमें हमेशा पाकिस्तान में एक बहस रही है कि क्या बिजनेसमैन या बैंकर हो या इकोनॉमिस्ट हो तो बेहतर है। मगर जो पाकिस्तान के अब हालात हैं जिसमें IMF से निगोशिएशन करनी है, तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोमिनेंट बैंकर की जो चॉइस है औरंगजेब साहब की, वो काफ़ी रीजनेबल मुझे लग रही है और बज़ाहिर लग रहा है कि मार्केट भी इसको करेगी। फिर भी हम ज़रा चैलेंजेस की सुहेल साहब बात कर लेते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं भी और इसमें सभी को अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा। लेकिन ये काम और हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, वजारत ख़जाना को प्रोड्यूस करनी होगी, उन्हीं को डायरेक्शन देनी होगी। तो अगले 2 साल में वजारत ख़जाना ऐसा क्या करे कि सब ट्रैक पर आ जाए और तो मशवरा दे दें। हालांकि वी आर लुकिंग एट सम कोई मैजिकली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या एडवाइस करेंगे आप? सबसे बड़ा काम तो IMF के साथ ना सिर्फ डील करनी है, बल्कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिसका सिलसिला 1 साल से शुरू हो चुका है, काफ़ी रिफॉर्म्स केयरटेकर गवर्नमेंट कर चुकी है, उसको कंटिन्यू करना है। चाहे वो टैक्सेशन हो, एनर्जी सेक्टर हो, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हों या प्राइवेटाइजेशन के हों, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लानी है। और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को और फॉरेन मिनिस्टर को भी जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के,
आउटसाइड वर्ल्ड से, उसको भी बेहतर करने की जाए। अच्छा सर, जो हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, ऐसा लगता है कि सभी माशी टारगेट्स हासिल करने अगर हैं तो सभी को कुछ ना कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। क्या आवाम को महंगाई में रिलीफ या किसी किस्म की कोई मौशी सहूलत की उम्मीद रखनी चाहिए इन हालात में? देखिए, अगर IMF का लोन हो जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि जो पाकिस्तान के रुपए की कदर है वो में स्टेबिलिटी आएगी, या तो पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल रहेगी या थोड़ी बहुत गिरेगी, शायद या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगी। और हमने देखा है कि जो पिछले 2 साल में जो महंगाई आई है उसका रीज़न ही करेंसी का बहुत शिद्दत से गिरना है। तो अगर करेंसी स्टेबल रहती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है IMF के बाद, महंगाई की जो शरह है जो 38% तक पहुंच गई थी, जो अभी कोई 23-24% है, वो लग रहा है कि ग्रेजुअली 20-22% या फिर आगे जाके 4-6 महीने के बाद 20% से कम। ऑलराइट जी, थैंक यू। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इसी तरह वक्तन फवक्तन लोगों को बुलाते रहेंगे, द एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, और हुकूमत को मुफ्त मशवरे देते रहेंगे। उनको हम देते रहेंगे? क्यों ना, हम डिस्कशन कर सकते हैं। कैबिनेट को देते रहेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में हम ये वापस करेंगे। वेलकम बैक जी। रमजान मुबारक once again, if you guys just joined us, और अब से हमारा यही टाइम हुआ करेगा। और यस, अच्छा जी, रमजान आते ही आपको जरा बताएं ना मुझे, केले वगैरह और सेब वगैरह किस भाव मिल रहे हैं? और एक तो केले इतने महंगे, और केले का साइज भी इट इज आई डोंट नो इट इज अ सीजन और व्हाट, बिकॉज इट इज नॉट सफिशिएंट। आप 1 दर्जन केले लें पहले, जरा अगर बड़े केले आते हैं तो फ्रूट चाट आपने बनानी हो तो वो आप कम केलों में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वैसे आपने तो केलों का ही जिक्र किया, सारे ही फल सब्जियां। आप प्याज को देखें, क्या आग लगी हुई है। 300 रुपए किलो हो चुका है प्याज। मतलब अभी पिछले हफ्ते तक तो चलो 250, जो कि मुझे वो भी बहुत ज्यादा लग रहा था, बट नाउ इट्स 300 सेब तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपका दिल चाह जाए तो आपके लाल वाला सेब जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं अभी आ रहा है, अभी दिखा देंगे आपको, हमें यहाँ आ रहा था, तो अगर आप वो लेना चाहें तो वो तो 350 पौने 400 रुपए फी किलो तक बात पहुंचती है। तो फिर उस वक्त तो बड़ा आसान सा हल है, आपका दिल ना चाहे, आपका आप अपने दिल को समझाएं। ठीक है, हरा वाला सेब निस्बतन सस्ता होता है, तो उससे आप मैं एक बात बताऊं, सस्ता भी होता है और क्रिस्पियर भी होता है। डेफिनेटली नॉट व्हाई नॉट फॉर द मनी, लेकिन वैसे भी अगर आप चाहें तो आई वुड गो फॉर द ग्रीन एप्पल। अच्छा जी, फलों, सब्जियों, खाने पीने की दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की चीजें और जो हैं वो जाहिर है कि रमजान आते ही हमें पता है कि महंगे दामों 50 से 100% तक इजाफा हुआ है। नॉट जस्ट छोटा मोटे की हम बात नहीं कर रहे। 150 रुपए में मिलने वाला प्याज अब 250-300 रुपए, जिस तरह हम बता रहे थे आपको। और टमाटर बाय द वे 80 रुपए में मिल रहे थे ना, याद है? उसमें 100 में ला लें, 180 कर दें। ओके, ये हो गया टमाटर का हाल। तो बाकी चीजों की कीमतें आपने याद की हुई हैं। लीमू जो है वो 400 रुपए फी किलो हो गया है, पहले 300 था। 1 किलो तो वैसे नहीं लेने होते, चंदी लीमू चाहिए होते हैं, लेकिन अदरवाइज भी वो बोझ पड़ जाता है बिल के ऊपर। और लीमू आपको चाहिए होता है शरबत वगैरह में डालने के लिए। बहुत सारे लोग लाल शरबत में लीमू डाल के इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आपको नमकियात की कमी पूरी करने के लिए लीमू का पानी में इस्तेमाल करना होता है रमज़ान में। खरबूजा जो है वो बढ़कर 120 से 200 रुपए फी किलो हो गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नया महकमा एक बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। तो क्या प्लान हो सकता है, ये सुन लें जरा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो पूरी दुनिया में प्राइसेस नीचे मुल्क में ऊपर जाती हैं। तो हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, होर्डर्स के ऊपर भी कर रहे हैं, और प्राइस कंट्रोल का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी जो है उससे हमें गुजारा करना पड़ेगा, नया डिपार्टमेंट रेज करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो बहुत सीरियस गवर्नेंस के फ्लॉज हैं जो हमें पूरा करते टाइम लग जाएगा। और ये आपको बता दें कि आज वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक पंजाब में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नया महकमा जो है वो बना दिया गया है, जो नाजायज़ मुनाफा खोरी की रोकथाम करेगा। अब हम तो दुआई करेंगे दैट इट वर्क्स। फौरन ही बन भी गया, क्या हो रहा है? चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के ऊपर ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि रमज़ान बाज़ार या मॉडल बाज़ार जो हैं वहाँ पर कीमतें बाज़ार से ज़्यादा हों। इसके ऊपर कतई तौर पर मैं ये प्रोपेगेंडा के तौर के ऊपर तो सुन सकती हूँ। आप मुझे गुजारिश करें, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तमाम लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं।
कोई भी अवामी नुमाइंदा आपको घर पे बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर आपको दफ्तर में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। हम सब ऑन ग्राउंड, ये मिलके हम सब का काम है। अगर किसी आम आदमी को रिलीफ मिलता है, अगर रमजानुल मुबारक के अंदर किसी आम आदमी के लिए जो है वो किसी आप बेहतरी का सबब बन सकते हैं, तो ये कलेक्टिव कॉज है, हमें करनी चाहिए। आप हमें बताएं, अगर आपकी कोई जेन्युइन, अगर आप मुझे पॉइंट करें, मैं बिल्कुल वहां जाके देखने के लिए तैयार हूं। अच्छा जी, अब ये लाहौर में आज़म बुखारी साहब बता रही थी कोई नया महकमा भी बना दिया गया है। खैर लेट्स सी कि वो ऐसे महकमा अनाउंस कर देना, बना देना, अनाउंसमेंट की हद तक तो ठीक होता है, लेकिन व्हाट इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म? फिर इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर हमारे साथ हैं। प्लीज़ बताइएगा कि रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी के नतीजे में ज़ाहिर है महंगाई बढ़ना एक नॉर्मली है, अब तो हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। इसे कंट्रोल करना या एक मुतहर्रिक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना या उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना, इस मरतबा क्या टारगेट रखा है आप लोगों ने और किस तरह से काम कर रहे हैं? जी देखिए, लाहौर के अंदर इस वक्त 56 कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पोस्टेड है। अगर हम इसको देखें तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि जिस तरह सुबह ऑक्शन जो हमारी फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में हो रही होती है उसको मॉनिटर किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उसका डिस्प्ले अक्रॉस द बोर्ड पूरे शहर के अंदर। ऑक्शन प्रोसेस से प्राइस कंट्रोल स्टार्ट होता है और एंड टू एंड फिर रिटेल साइड पे हम उसको लेके जाते हैं। इसको आगे अगर हम देखें तो रेट को ना, ताकि लोगों को पता हो कि नोटिफाइड रेट्स क्या हैं, इसके ऊपर भी एक्शन जाता है। और सेकेंडली अगर हम देखें तो लाहौर के इर्द गिर्द अगर हम उस पर स्पेसिफिकली जाएँ तो 25 के करीब हमारी क्रिटिकल मार्केट्स हैं जिसके अंदर हम सब्सटैंशियल वर्किंग करते हैं। ये 56 के करीब जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं ये इसके अंदर इंश्योर करते हैं कि इन 25 मार्केट्स में जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लाहौर में, इधर प्राइस कंट्रोल की वेरिएशन को भी मिनिमाइज रखा जाए, जो लोग वायलेट कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसमें हम फिर देखते हैं कि जो हैबिचुअल वायलेटर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्त एक्शन लिया जाता है। जिस तरह डेली बेसिस पे अराउंड 2000 के करीब इंस्पेक्शंस जो हैं वो की जाती हैं, उसमें जो है हैबिचुअल हमारे वायलेटर्स होते हैं उनको अरेस्ट की तरफ भी लेके जाया जाता है और मौके पे उन लोगों को उधर से पुलिस की मदद से अरेस्ट होता है। राफिया साहब ये भी बता दीजिएगा कि अगर किसी को लगे कि ये वो रेट्स नहीं हैं जो फिक्स किए गए हैं, जो सेट किए गए हैं, तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? किस तरह सिटीजन्स जो हैं वो आप लोगों की तरफ पहुँच सकते हैं? क्या एक्शन लिया जाएगा? सज़ाओं का खैर आपने जुर्माना तो जिक्र किया ही है, लेकिन ये बताइएगा किस तरह रिपोर्ट किया जाएगा? जी, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऐप है, कीमत ऐप, जो कि सबसे मौसर स्टेप है कि आप उसको डाउनलोड कर लें। उस पर आप डायरेक्टली कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये जो कंप्लेंट होती है वो डायरेक्टली हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तक जाती है और वो एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। अब उसमें भी नेचर ऑफ वायलेशन पे डिपेंडेंट है कि अगर वो ज़्यादा एक्सट्रीम है तो उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह उसके जो खदुखाल है वो भी देखे जाएंगे कि रिटेलर था या स्ट्रीट वेंडर था, तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है और अगेन उसको वार्निंग, जुर्माना और फिर अरेस्ट तक इसको लेके जाते हैं हम ओवरऑल। इसमें सेकंड हमारा एक प्रोसीजर है जिसमें एक हेल्पलाइन है 0800-02-345। इस हेल्पलाइन पे भी कॉल करके कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की जा सकती है। और थर्ड तरीका यही है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जगह को इंडिकेट किया जाए और वहाँ पे एक्शन हमारे प्राइस रेट पे लेंगे। चलें, आपने अपने ऐप का भी बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राफिया हैदर साहिबा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, हमसे बात कर रही थी। तो कंप्लेन जब कहें ना कोई कि जी आप कंप्लेन करना चाहें तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो ज़रूर किया करें। जब आपको लगे कि बात वो नहीं है जो वादा किया जा रहा है तो प्लीज़ डू कंप्लेन एंड देयर इज एन ऐप फॉर दैट। अच्छा जी, ज़ाहिर है पंजाब में तो ऐप्स वगैरह तक मामला पहुंच गया है, लेकिन कराची में क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे। कमिश्नर कराची साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम राजपूत। सलीम साहब शुक्रिया। सलीम साहब, रमज़ान मुबारक में वही आपसे भी पूछेंगे कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के नतीजे में महंगाई होना मामूल है, आप लोग क्या कर रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए? आपका क्या बेसिकली मैकेनिज्म है, हाउ डू यू स्टॉप इट? एक मैकेनिज्म जो है हमने यहाँ पर बनाया है जिसके अंदर प्राइस जो है मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हैं वो हमने नोटिफाई भी कर दिए हैं। कराची डिवीज़न की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जो मेजर मार्केट्स कराची में हैं तकरीबन करीब बड़ी मार्केट्स हैं भी, छोटी मार्केट्स में भी, वो वक्तन फ़वक्तन आवरली और 2 आवरली बेसिस पे वहाँ पर विज़िट्स करेंगे और वहाँ पर लोगों की कंप्लेंट्स लेंगे और जहाँ पर उन्हें इस तरह की ओवर प्राइसिंग नज़र आई तो वो एक्शन भी लेंगे। सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शन ये थी कि
जो सबसे पहले तो हमारी कराची डिवीज़न की जो नीड है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल और अदर आइटम्स हैं, उनके जो बड़े एक्सपोर्टर्स थे मैंने ख़ुद उनको बुलाया अपने पास, उनके साथ डिस्कशन की और उनको यही रिक्वेस्ट की, जितने भी हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स थे, कि सबसे पहले कराची डिवीज़न की नीड को पूरा करें, उसके बाद जो बच जाता है दे कैन एक्सपोर्ट। 6 तारीख से जब से हमने ये कैंपेन शुरू की है, अब तक तकरीबन 5.2 मिलियन का जो फ़ाइन है वो हम इम्पोज कर चुके हैं पूरे कराची डिवीज़न में। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 250 के करीब इंस्पेक्शंस डिफरेंट मार्केट्स के हो चुके हैं और ये कैंपेन डेली बेसिस पे इस पर कंटिन्यू है और ये नॉर्मल में भी आपके नॉलेज में कंटिन्यू रहती है, बट इस पर रमज़ान में लोगों को, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए इस वक्त हमारी फुल फ्लैज कैंपेन इस वक्त चल रही है। अच्छा सलीम साहब, आपने अभी कहा था कि इसमें शिकायत भी की जा सकती है, शिकायतों का आपने जिक्र किया था, कहाँ करें शिकायत, क्योंकि लोगों को तो होगी शिकायत, हर जगह प्राइस एक जैसी नहीं होती। जी, आवाम की आगाही के लिए गवर्नमेंट सिंध ने बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर ये आपके सामने एडवर्टीजमेंट में जो मेजर हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उन सब में आ चुकी है, लोकल न्यूज़पेपर्स में भी, जिसके अंदर बाकायदा ये जंग है जिसमें बाकायदा बताया गया है कि किस किस चीज़ पर जो है ना सिर्फ फ़ाइन बल्कि जो कैद है वो भी इसमें हो सकती है। 02199202080 एक नंबर है और जो सेकंड नंबर है चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल का वो है 02199202081। इसके अलावा जो कराची कमिश्नर का अपना भी कंप्लेंट सेल है, तो इसका नंबर भी मैं आवाम की आगाही के लिए कराची डिवीज़न की हद तक मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, 02199205634 और दूसरा नंबर हमारा है 02199203443। इसके अलावा एक और नंबर है हमारा 1299। जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आती है, अगर चीफ मिनिस्टर साहब के कंप्लेंट सेल में आएगी तो वो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्टली कन्वे हो जाएगी पूरे सिंध में जहाँ की भी कंप्लेन होगी, और वो जो प्राइस में इससे रेलेवेंट है उस एरिया का, ही सपोज टू गो एंड चेक, जिसके बारे में शिकायत होगी उस पर, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की कि उस पर 1 लाख तक का जुर्माना भी किया जा सकता है, 3 कैद भी है। चलिए, अच्छे भारी भरकम जुर्माने और कैद भी हो तो शायद इससे कुछ डिटरेंस क्रिएट हो। बहुत शुक्रिया आपका कमिश्नर साहब। कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद थे सलीम राजपूत, और नंबर्स भी आपने शेयर किए हैं उसके लिए भी शुक्रिया। So yeah. Okay, we'll see you tomorrow same time by the way, and the time is 4 to 6. Okay, all right.